दोस्तों इस कहानी का पार्ट ये 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पार्ट 1 को देख सकते हैं। भला ऐसे इलाज की क्या ज़रूरत थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत और भी ख़राब हो जाती। उस दिन रात को सोने के लिए मैं अपने कमरे में तो गई तो सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और उसमें ताला भी लगा दिया। मुझे हैरत सी हुई, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आज उस कड़वे तेल की मालिश नहीं हो पाई थी। थोड़ी देर गुजरी कि मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें बहुत ही धीमी थी। मैंने अपने कमरे का पंखा बंद किया और उन आवाज़ों को ध्यान से सुनने लगी। कुछ घसीटने की आवाज़ भी आ रही थी, बल्कि 2-4 आदमी भी साथ थे। मेरी सास न जाने उनको क्या कह रही थी। पूरे घर में अंधेरा था, मैंने भी अपने कमरे की लाइट बंद कर रखी थी। फिर मैंने देखा तो आदमी हल्की रोशनी में हमारे घर के बाहर वाले दरवाजे से जा रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि ज़रूर मेरी सास का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन रिश्तेदार होता तो यूं चोरी छुपे क्यों मिलने आता। सामने भी तो आ सकता था, यानी कि दिन के समय, लेकिन ये रात को ही क्यों आए हैं। अब तो मेरा शक और भी पक्का हो गया। सुबह उठी तो मैं बिल्कुल भी तरोताज़ा नहीं थी, मेरी तबीयत ज़रा भी ठीक नहीं हुई। सास ने मुझे देखा तो बोली, रात को तू सो गई थी ना। जी माँ जी, मैं सो गई थी, लेकिन मैं जानती हूँ अभी भी तेरी तबीयत खराब रहेगी। मैं आज ही तुझे उस औरत के पास ले चलूँगी जो यह तेल देती है। तुम तो जानती हो वह हकीमगिरी में कितनी माहिर है। उससे हर तरह की औरतें दवा ले जाती हैं, चाहे वह बीमार हो या तंदुरुस्त हो। मेरी सास ने मुझे समझाया, मगर मैं जानती थी कि वह औरत एक मामूली सी हकीम नहीं थी, इसलिए मेरा उसके पास जाने का कोई इरादा नहीं था। माँ जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है वह कड़वा तेल लाने की, मैंने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। अरे तुझे क्या पता तू ठीक है या नहीं, मैं तेरा पूरा पक्का इलाज करवाऊंगी, तू फिक्र न कर। शाम को तैयार रहना। माँ जी की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। अरे माँ जी, मैं ठीक हूँ, मुझे इलाज नहीं करवाना, ऊपर वाले के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे माँ जी पर गुस्सा आ गया। तभी माँ जी बोली, मेरे साथ जुबान न चलाना, वरना तेरे पति को प्रदेश में बता दूंगी कि तू मेरी कोई भी बात नहीं मानती है। बस यही मेरी एक कमजोरी थी जिसका माँ जी फ़ायदा उठाती थी। शाम को मैं तैयार हो गई, मेरी सास ने भी तैयारी कर ली और हम उस औरत के पास पहुँच गए। कुछ लोग कहते थे कि ये एक बहुत अच्छी हकीम है, मगर सच तो यह था कि ये औरत ज़्यादातर नशीली और गंदी दवाइयाँ बेचती थी। मुझे उनकी दवाइयों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। माँ जी ने उसके सामने मेरा मसला बताया और कहने लगी, मुझे वही वाला तेल दे दो जो तुमने पिछली बार दिया था। माँ जी की बात सुनकर उसने कुछ समय को सोचा, फिर एक लड़की को आवाज़ दी जो उसी तरह की काली सी शीशी ली और औरत का धन्यवाद किया और फिर मुझे लेकर घर वापस आ गई। घर आकर वह बड़ी खुश लग रही थी। मुझे यह सब बहुत बुरा लग रहा था। मैंने भी दिल में ठान ली थी, आज कुछ भी हो जाए अपनी सास को यह तेल अपने सर पर नहीं लगाने दूंगी। मैंने भी सरसों के तेल में काला रंग मिला दिया और उस बोतल का तेल नाली में बहा दिया। सास को शक भी नहीं हुआ कि मैंने बोतल से तेल बदल दिया है। रात को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सर की मालिश करने लगी। जब मालिश पूरी हुई तो मुझे थपथपाते हुए बोली, जाकर अपने कमरे में सो जा, 7 दिन में तेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। हालांकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन सास की जिद की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, जबकि तेल की मालिश के बाद मेरा सर भारी हो जाता था और थोड़ी देर लेट जाती थी तो मुझे नींद आ जाती थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे वही आवाज़ आज फिर आ रही है। आज मेरा दरवाज़ा अंदर से बंद था, क्योंकि मेरी सास तो यह सोच रही थी कि मैं सो गई होंगी, इसलिए मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं था। जब दरवाज़ा खोला और अपने कमरे से बाहर आ गई तो देखा यह आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं उस तरफ गई तो देखा, मुझे यह देखकर हैरत हुई कि 2 लड़के मेरी सास के कमरे में बैठे थे और वह उन्हें मेरे दहेज के बर्तन और दूसरी चीज़ थमा रहे थे। लड़कों ने अपने चेहरे छुपा रखे थे। मेरे दहेज के बर्तन, यह सोचते ही मुझे चक्कर से आने लगे। आगे बढ़कर मैंने अपनी सास का सामना किया और कहा कि यह कौन है
और मेरे दहेज के बर्तन इन्हें क्यों दे रही हो? आप मुझे देखकर मेरी सास बौखला गई। तू यहाँ कैसे? तुझे कहा था ना कि तू सो जा। उन्होंने उल्टा अपनी गलती छुपाते हुए कहा, माँ जी मैं सो नहीं सकती हूँ। मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली? मेरी सास उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैं जो चाहूँ करूँ, यह मेरा घर है। मुझे ना बताओ कि मुझे क्या करना है। उनकी आवाज़ ऊंची हो गई। यह देखकर वह लड़के जल्दी से घर से भाग गए। मगर मेरे दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी। मैं भला कैसे अपनी सास की जान छोड़ सकती थी। बहस करते करते उन्होंने हार मान ली और बोली कि मैं तेरे दहेज का सामान अपनी बेटी के घर पहुंचा रही थी। थोड़े दिन की ही तो बात है, सामान वापस आ जाएगा। मगर तू तो अपने को हाथ भी नहीं लगाने देती है, इसलिए तुम्हारे सोने के बाद यह काम कर रही थी। सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि ऐसी बात नहीं थी। मैंने कभी भी उनको मना नहीं किया था। फिर भी न जाने क्यों उन्होंने मुझसे यह बात छुपाने की कोशिश की। जब मेरी और उनकी बहस बढ़ी तो वह मुझे धमकियां देने लगी। कहने लगी, मैं तुझसे बदला लेकर रहूँगी। तूने मेरे बेटे का घर बर्बाद किया है। मैं अभी उसे फ़ोन करूँगी और बताऊँगी कि रात को तुझसे 2 लड़के मिलने आए थे। उनकी यह बात भी मैं समझ गई थी कि अब वह क्या चाहती हैं। मैं एक बार फिर अपनी सास के आगे मजबूर हो गई थी, लेकिन आखिर कब तक? मैंने दिल में सोचा, क्या मैं इसी तरह ब्लैकमेल होती रहूँगी? तब तो यह सारी ज़िंदगी मुझसे सारी बातें मनवाएगी। यह सोचकर ही मेरे दिल में डर सा आ गया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उस दिन मैं भी उनके सामने डट गई। कर लीजिए आप फ़ोन, जिसे चाहो कर लो फ़ोन। मैं अपने दहेज के सामान से एक भी चीज़ नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे एक ज़ोरदार धक्का दिया। मैं जाकर दरवाजे के आगे गिर गई। वह गुस्से में गुर्राते हुए बाहर गई तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। अब न जाने क्या होने वाला था। उनका गुस्सा किसी बड़े तूफान का पता दे रहा था। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। परदेश में मेरे पति को फ़ोन किया। मैं भी पास में ही खड़ी थी। वह मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही थी कि जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मगर उनकी बातों में तो इस कदर जहर भरा था कि मेरे पति भी उन पर यकीन करने पर मजबूर हो गए। मैं उनसे बात करना चाहती थी, अपनी सफाई पेश करना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाने दिया। दिल तो चाह रहा था कि इस बुढ़िया की हड्डियां अलग अलग कर दूं, मगर इस समय मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने मुझे कह दिया था कि तुम माँ के मामलों में बोलो मत, मैं तुमसे कल सही से बात करूँगा। मेरा दिल काँप रहा था। वह बहुत गुस्से में जहर थे। माँ जी ने उन्हें जो जो बातें कही थी वह सुनने के बाद कोई भी इज्जतदार पति अपनी पत्नी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगले दिन उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की। मैं समझी कि शायद वह मुझसे हमदर्दी करेंगे, मगर उन्होंने रात भर सोचने के बाद यही फैसला सुनाया कि उनके परदेश जाते ही मैं सही सही रास्ते से भटक गई थी और उनके पीछे उनको धोखा दिया। इस बात ने मुझे आंसू से तर कर दिया। मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरा पति मुझसे ऐसा व्यवहार करेगा। मुझे तलाक हो गई। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तलाक के कागजात मेरे हाथों में पकड़ा दिए गए थे। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया था। मैं रोती हुई अपनी माँ बाप के घर आ गई। जाहिर है मेरा कसूर तो नहीं था, मगर मम्मी पापा परेशान हो गए थे। मैंने भी उनकी परेशानी में अपनी परवाह करने की बजाय उनका साथ दिया। उन्होंने जिस रिश्ते के लिए कहा मैंने हाँ कर दी। माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करने का फल मुझे यह मिला कि मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हो गई, जिसे कमाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। मैं उसी में खुश हूँ। यह मुझे बाहर घुमाने भी ले गए। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है। मैं भी इसी तरह सुकून से जी रही थी। एक दिन मुझे अपने मोहल्ले की औरत मिली। बातों बातों में उसने मेरी सास की बात छेड़ दी। मैंने उससे पूछा कि वह कैसी है, तो वह उनकी हालत पर अफसोस करने लगी। बोली वह बुरी हालत में है। मैंने कहा क्यों? कहने लगी उनको शायद तुम पर जुल्म करने की आदत हो गई थी जब दूसरी बहू आंचल उनके घर बहू बनकर आई, क्योंकि वह बहुत अमीर घराने की लड़की थी। ढेर सारा दहेज भी साथ लाई थी, मगर आंचल ने आते ही उस औरत को सीधा कर दिया। उसकी एक बात ना मानती
और ऐसी ऐसी बातें अपने पति के सामने करती कि बुढ़िया का बस न चलता। आंचल खूबसूरत भी थी और अमीर भी, इसलिए उसका कुछ रौब वैसे भी ज़्यादा पड़ता था। तुम्हारी सास तो तुम्हारी आदी थी, उसने सबको तुम्हारी तरह समझ रखा था। उसने आंचल के साथ भी वही चालाकी करने की कोशिश की। आंचल ने एक रात अंधेरे में उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया। असल में तुम्हारी सास को शुरू से ही चोरियां करने की आदत है, न जाने उसे ये आदत क्यों है। हालांकि घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मगर अपनी बेटी को अपनी बहू की चीज़ें देना उस औरत का पसंदीदा काम था। अपने बड़े बेटी की पत्नी का भी उसने यही हाल किया था। अब तो हाल यह था कि आंचल का दिल करे तो उसे खाना देती थी, वरना सारा दिन वह भूखी ही पड़ी रहती थी। उसकी यही सज़ा होनी चाहिए थी। मैं जानती थी उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। उसने अपनी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही किया था। मैं अपनी सास का हाल सुनकर खुश तो हुई, लेकिन किसी को तकलीफ में देखकर खुश होना एक घटिया इंसान होने की निशानी है। मगर सच तो यह है कि इंसान को अपने कर्मों की सज़ा मिलकर ही रहती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।